ओके बच्चों, तो म्यूचुअलिज्म का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में लिया। आज का जो हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में टॉपिक है वो है कंपटीशन। कंपटीशन एक माइनस माइनस का रिलेशन है। ये आपने स्टडी किया था कि कंपटीशन जब भी होता है तो दोनों स्पीसीज को जो है बच्चों कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। ये मैं मान सकता हूँ कि एट द एंड कोई एक स्पीसीज ये कहे कि आई एम विनर, बट ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है। इज दैट क्लियर? अब आइए कंपटीशन को अपन बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो बच्चों कि एक डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी थी कि डार्विन ने एक बात कही थी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। डार्विन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। डार्विन का एक कॉन्सेप्ट क्या था? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब डार्विन के इस कॉन्सेप्ट में ये था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करना चाहता है इस नेचर में या एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। और स्ट्रगल किस चीज के लिए कर रहा है? फॉर फूड, फॉर हैबिटेट एंड फॉर रिप्रोडक्शन। यानी जो स्ट्रगल है वो रिसोर्सेज के लिए हो रहा है, और रिसोर्सेज की जरूरत किस चीज के लिए है? फूड, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए है। तो कहीं ना कहीं एक बात आज आप सारे बच्चे सुन लो कि कंपटीशन जो होता है वो क्यों होता है। कंपटीशन तीन चीजों के लिए होता है: फॉर फूड, फॉर हैबिटेट एंड फॉर रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको और अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ कि जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है वो जो डार्विन ने समझाया था। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दो टाइप का होता है बच्चों। एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। यानी कंपटीशन है बच्चों। देयर आर टू काइंड ऑफ कंपटीशन: इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ये है, इंट्रा मतलब एक ही में, यानी एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में कंपटीशन कर रहे हैं फॉर फूड, फॉर हैबिटेट एंड फॉर रिप्रोडक्शन। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल, यानी बिटवीन वन स्पीसीज इंडिविजुअल। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बिटवीन जो कंपटीशन हो रहा है दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। और डार्विन ने एक बात कही थी कि ये बहुत ज्यादा होता है, मोर एक्यूट। ये बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक स्पीसीज की इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट भी सेम है, हैबिटेट भी सेम है, रिसोर्सेज भी सेम है, तो उनके लिए कंपटीशन क्या होगा? ज्यादा। तो इकोसिस्टम में कौन सा कंपटीशन ज्यादा होता है? तो वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा होता है। बिकॉज वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल हैं, उनकी सेम रिक्वायरमेंट है, उनके सेम रिसोर्सेज है। तो ये आपको पूछे तो आपको बताना है, राइट? बिकॉज उनकी सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट है। दे यूज सिमिलर रिसोर्सेज, राइट? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो इंट्रा की तुलना में कम होता है। इंटर क्या होता है? बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, डिफर स्पीसीज। तो ये इसकी तुलना में कम होगा क्योंकि दो अलग अलग स्पीसीज के रिसोर्सेज ऑब्वियस बात है अलग हो सकते हैं, और हो सकते हैं सेम भी हो, बट ज्यादातर अलग है। तो और अलग नहीं है तो थोड़ा वो अलग रहती होगी, तो कंपटीशन थोड़ा क्या होगा? कम होगा, है ना? लेकिन डार्विन ने एक बात कही और वही आपके लिए बेहतर क्वेश्चन हो जाएगा कि ये मोर इंपॉर्टेंट फॉर, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कॉर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन आना, चेंज आना। तो इवोल्यूशन इंट्रा स्पेसिफिक से अच्छा नहीं होता है। इवोल्यूशन किससे अच्छा होता है? इंटर स्पेसिफिक से अच्छा होता है। तो इवोल्यूशन के लिए अच्छा कौन सा है? इंटर स्पेसिफिक। और ज्यादा कौन होता है? इंट्रा स्पेसिफिक। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। अब बेटा एक ये तो घर की लड़ाई है और ये बाहर वालों के साथ लड़ाई है। आप में क्या है
आपकी फिटनेस कैसी है वो घर की लड़ाई से नहीं पता चलती, वो कब पता चलेगी जब बाहर वालों के साथ जाके स्ट्रगल करोगे, है ना। तो इवोल्यूशन आपको नई चीजें या कौन सिखाएगा, बाहर वाले। आपकी फिटनेस का असली चेकअप कब होगा, जब आप बाहर वालों के साथ स्ट्रगल करेंगे। सो इवोल्यूशन के लिए बेटर है इंटर स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? सो आपने इतने से लेक्चर में दो बातें सीखी कि कंपटीशन किसके लिए होता है, फूड, हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और देयर आर टू मेन टाइप ऑफ कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, इसके बाद में हम कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन जो होता है वो क्यों होता है, व्हाई कंपटीशन। तो पहला सवाल हमारा होगा कि ये क्यों होता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन क्यों होता है, जब रिसोर्सेज आर लिमिटेड एज वेल एज अनलिमिटेड। दोनों बातें, ऐसा नहीं कि केवल लिमिटेड रिसोर्स हो तभी कंपटीशन हो। तो कंपटीशन क्यों होता है, जब रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड, ठीक है ना। इनमें से मेनली ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेज में सब चीजें आ गई, फूड भी आ गया, हैबिटेट भी आ गया, ठीक है ना। दूसरा, जब एक्सक्लूजन या एग्जिस्टेंस की बात आती है, को एग्जिस्टेंस हो या एक्सक्लूजन हो, तब कंपटीशन हो सकता है। एक्सक्लूजन का मतलब किसी एक को वहां से रिमूव करना, और को एग्जिस्टेंस का मतलब साथ रहना। तो एक्सक्लूजन या को एग्जिस्टेंस के केस में भी कंपटीशन देखने को मिल सकता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एक्सक्लूजन या को एग्जिस्टेंस। और इसके बाद जब आपका आर क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जब इफेक्ट होती है, जब आर इफेक्ट होती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन आपका जो है इफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं डिक्रीज होता है, इफेक्ट का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो भी कंपटीशन है, ठीक है। और आपका जब सिमिलर, ठीक है ना, रिसोर्स यूज करने का टाइम है, रिसोर्स यूजिंग टाइम है, यूज करने का टाइम है, सेम टाइम पर आप सेम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, नो हैबिटेट पार्टीशियन, जब हैबिटेट का पार्टीशियन नहीं किया हुआ है आपके बीच में, कोई बाउंड्री नहीं है ना, सिमिलर इकोलॉजिकल लिंक है आपके, है ना। तो वैसा तो जनरली पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इन केसेस में बेटा कंपटीशन होता है। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि कंपटीशन कब होता है, जब सेम रिसोर्सेज के लिए सेम टाइम में एक सेम हैबिटेट पर दो स्पीसीज आपस में, या एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में वहां रहकर उनको यूज कर रहे हैं, तब उनके बीच में कंपटीशन होता है, राइट। सीधे भाषा में ये मतलब है कंपटीशन क्यों होता है। इज इट क्लियर? तो इसके बाद देखो बच्चों कि कंपटीशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, कंपटीशन को रिड्यूस कैसे करें, हाउ वी रिड्यूस कंपटीशन इन एनी इकोसिस्टम, कैसे इस कंपटीशन को रिड्यूस किया जाए। तो कंपटीशन को रिड्यूस करने के तरीके में एक तरीका शामिल है कि हम रिसोर्सेज का पार्टीशन कर दें, रिसोर्सेज का पार्टीशन कर देते हैं, तो कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा। फोरेजिंग पैटर्न जो है उनका वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब रिसोर्स को यूज करने का जो टाइम पीरियड है वो डिवाइड कर दो, या फिर रिसोर्सेज के हैबिटेट को डिवाइड कर दो, दोनों बातें इसमें शामिल हो जाएंगी। दूसरी बात कि हम माइक्रो हैबिटेट बना दें का फॉर्मेशन हो जाए। अब माइक्रो हैबिटेट क्या है कि ये पूरा एक हैबिटेट है, ओपन हैबिटेट है, तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, तो डिवाइडेड नहीं है कोई भी चीज,
लेकिन अगर इस हैबिटेट को हम माइक्रो हैबिटेट में डिवाइड कर दें इस तरह से, ये अलग अलग माइक्रो हैबिटेट बना दें हम लोग, ठीक है, सो दीज आर माइक्रो हैबिटेट, तो ये एक बाउंड्री बन जाएगी, ये एक पार्टीशन हो जाएगा, ये एक लिमिटेशन हो जाएगी, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो माइक्रो हैबिटेट अगर बना दिया जाए, इकोलॉजिकल निक बना दिया जाए, इकोलॉजिकल निक, तो सभी इकोलॉजिकल निक के पहले ही बताया था मैंने ना, रिसोर्स यूज करना, रेंज ऑफ टॉलरेंस और फंक्शनल बिहेवियर। तो अगर सभी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट इकोलॉजिकल निके होगा, यानी सभी अलग रिसोर्सेज यूज करेंगे, सभी का टॉलरेंस रेंज अलग होगा, सभी का फंक्शन अलग होगा, तो काय का कंपटीशन। तो डिफरेंट इकोलॉजिकल निके यहाँ पर अगर हो, डिफरेंट इकोलॉजिकल निके हो, तो भी कंपटीशन रिड्यूस किया जा सकता है। रिसोर्सेज का पार्टीशन करके, माइक्रो हैबिटेट बनाकर, डिफरेंट इकोलॉजिकल निके वहां पर अगर बने तो कंपटीशन को रिड्यूस किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सो ये है कि कैसे हम कंपटीशन को रिड्यूस करें। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद ये बेसिक बातें पढ़ने के बाद अब हमारा इसके अंदर आता है कि कंपटीशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ें। तो कंपटीशन जो होता है बेटा, उसके अंदर हम दो बातें पढ़ते हैं कंपटीशन में। वो दो बातें क्या है? एक तो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो पहले अपन यही पढ़ते हैं कि कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब है कि अगर सेम रिसोर्सेज के लिए सेम हैबिटेट में दो स्पीसीज सरवाइव कर रही हैं, तो लंबे समय तक दोनों एक साथ सरवाइव नहीं कर सकती। एक को वहां से रिमूव होना पड़ेगा, एक का वहां से एक्सक्लूजन होगा, एक को वहां से जाना पड़ेगा। दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है ना? तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है कि इसमें आप एक तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सिमिलर रिसोर्सेज हैं, सिमिलर हैबिटेट है, एक ये बात, और दो डिफरेंट स्पीसीज यहां पर इनको यूज कर रहे हैं। तो देखो, इफ टू डिफरेंट स्पीसीज यूज टू सिमिलर रिसोर्सेज एंड सिमिलर हैबिटेट, they can't live together for long time. They cannot live together for long time. ज्यादा समय तक वो एक साथ नहीं रह पाएगी। यहां से क्या होगा कि जो इंफीरियर स्पीसीज है उसका एक्सक्लूजन हो जाएगा, उसको रिमूव होना पड़ेगा यहां से। ओनली सुपीरियर स्पीसीज सरवाइव करेगी। यहां पर सुपीरियर स्पीसीज यहां पर क्या करेगी? सरवाइव करेगी। सो दैट इज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। बच्चों समझ आ गया होगा आपको अच्छे से? क्या है बताओ? टू डिफरेंट स्पीसीज सिमिलर रिसोर्सेज या सिमिलर हैबिटेट में लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती, उनमें से एक स्पीसीज को वहां से गायब होना पड़ेगा। वो कौन होगा? जो इंफीरियर है। और कौन सरवाइव करेगा? जो सुपीरियर है। इसे गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो बार लगातार मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 टाइम लगातार बैक टू बैक पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल? तो ये समझ आया आपको? यही है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल। इज दैट क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। एक्सक्लूजन रूल है ना, कि एक को वहां से गायब होना पड़ेगा। ठीक है? अब इसके एग्जांपल में ये गॉस का ही मैं ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल ले रहा हूं। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं कि पैरामीशियम कोडेटम और एक है पैरामीशियम ओरेलिया। ये दोनों सीलिएटेड प्रोटोजोआ है।
यानी सीलिया वाले प्रोटोजोमा है, सीलिएटेड प्रोटोजोमा है। अब गोस्ट का ये एक्सपेरिमेंट था कि इन दोनों को अगर एक साथ कल्चर करवाया जाए, इन दोनों को अगर एक सेम सिमिलर मीडियम में ग्रो करवाया जाए, सिमिलर मीडियम में इनकी ग्रोथ हो, सिमिलर मीडियम में इनकी अगर हम ग्रोथ करवाएं तो ये देखा जाएगा कि आफ्टर 16 डेज ओनली ओरिलिया यहां पर सर्वाइव करेगा, पैरामीशियम ओरिलिया जो है वो यहां पर सर्वाइव करेगा, इसका सर्वाइवल, और जो कोडेटम है इसका यहां से एक्सक्लूजन हो जाएगा, राइट, क्योंकि ओरिलिया जो है उसकी रिसोर्स को यूज करने की कैपेसिटी अच्छी है एज कंपेयर कोडेटम, राइट। तो देखो दो स्पीसीज अगर सेम मीडिया में रह रही है, सेम रिसोर्स को यूज कर रही है, तो लंबे समय तक दोनों एक साथ नहीं रह सकती, एक को वहां से गायब होना पड़ेगा, है ना। और जो इंफीरियर है, जिसकी रिसोर्स यूज करने की कैपेसिटी कम है, वो वहां से गायब होगी। और डार्विन एक बार फिर से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव वही करेगा जो फिट है, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी जो फिटेस्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना क्या है एग्जाम्पल। इसके बाद में बच्चों इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं हम कि गैलेपगोस आइलैंड जो है वहां पे एम्बिगडन टॉर्टोइज रहते हैं। कौन रहते हैं? एम्बिगडन टॉर्टोइज। गैलेपगोस आइलैंड में क्या है? एम्बिगडन टॉर्टोइज है। और हमने वहां पे गॉड को इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसका हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है इसको यहां पर, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर गॉड इंट्रोड्यूस, जब हमने गॉड को इंट्रोड्यूस करा दिया तो उसके कुछ समय बाद, ठीक है ना, आफ्टर सम टाइम, सम पीरियड, एम्बिगडन टॉर्टोइज जो हैं वो यहां से एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गॉड आर गुड ब्राउजर, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी ब्राउजर है, इसकी कैपेसिटी रिसोर्स को यूज करने की ज्यादा है एज कंपेयर एम्बिगडन टॉर्टोइज। तो रिसोर्स को ज्यादा यूज कौन करेगा? गॉड। तो गॉड तो सरवाइव करेगा लेकिन एम्बिगडन टॉर्टोइज सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो ये यहां से एक्सक्लूड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वंस अगेन मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट लग रहा है ना वही, कि सेम रिसोर्स को अगर दो स्पीसीज यूज कर रही है तो इंफीरियर को वहां से एक्सक्लूड होना पड़ेगा। लंबे समय तक वो दोनों साथ में नहीं रह सकती, इसी को एक्सक्लूजन रूल कहा जाता है। इसी तरह ये दो एग्जांपल हो गए ना, एग्जांपल ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल दे दूंगा। इसी तरह देखिए, रॉकी कोस्टल एरिया ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है ना, इसका जो इंटरटाइडल जोन है, इंटरटाइडल जोन जो है इसका, वहां पर एक लार्ज साइज की जो है बार्नेकल है, ठीक है, और वहां पर स्मॉल साइज के बार्नेकल भी हैं। तो इस लार्ज साइज के बार्नेकल को बोलते हैं बैलेनस और स्मॉल साइज के बार्नेकल को बोलते हैं चेथेलमस, चेथेमेलस। तो बेटा जो रॉकी कोस्टल एरिया है स्कॉटलैंड का, वहां पर जो लार्ज साइज के बार्नेकल हैं जिनको बैलेनस कहा जाता है, और स्मॉल साइज के जो बार्नेकल है जिनको चेथेमेलस कहा जाता है, ये दोनों वहां पर इंटरटाइडल जोन में रह रहे हैं। तो एट द एंड क्या होगा बेटा कि जो चेथेलमस हैं ये यहां से एक्सक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना, और केवल जो लार्ज साइज के बार्नेकल हैं
ये यहाँ पर सरवाइव करेंगे, क्योंकि रिसोर्स यूज करने की कैपेसिटी ज्यादा किसकी है, लार्ज साइज के बार्नेकल की है। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपका थर्ड एग्जांपल यहाँ पर तैयार होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपने पढ़ा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, और इसमें कितने एग्जांपल आपने देखे, 3 एग्जांपल देखे। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखना है। कंपटीशन में दूसरी चीज हम पढ़ेंगे बेटा, कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हमेशा एक्सक्लूजन रूल ही लगता है, एक कोएग्जिस्टेंस का रूल भी लगता है। तो आइए, कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, साथ में भी रह सकते हैं, एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म साथ में भी रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि अगर इनको साथ में रहना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंपटीशन अवॉइड करना पड़ेगा। देखो बच्चों, बात क्लियर करो पहले दिमाग में कि अगर कंपटीशन हुआ तो साथ में नहीं रह सकते, ये गॉस का रूल है। गॉस ने क्या कहा था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन रूल, कि अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्स को यूज कर रही है तो लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते, उनको एक को वहां से जाना पड़ेगा। लेकिन आज हम उसका ऑपोजिट पढ़ रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस। तो कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस कब होता है, कब होता है बच्चों, जब कहीं ना कहीं कंपटीशन रिड्यूस हो तभी संभव है। तो ये कब संभव है बेटा, जब कंपटीशन रिड्यूस होगा तभी संभव है। कोएग्जिस्टेंस तभी संभव है जब कंपटीशन रिड्यूस होगा। और कंपटीशन रिड्यूस करने का तरीका मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज का पार्टीशन कर दिया जाए, है ना, या माइक्रो हैबिटेट बना दिया जाए, या डिफरेंट इकोलॉजिकल निक बना दिए जाए, डिफरेंट इकोलॉजिकल निक बना दिया जाए, तभी तो कंपटीशन रिड्यूस होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं यहां पर आपको बताऊंगा, कॉम्पिटिटिव रिलीज का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं, कॉम्पिटिटिव रिलीज। ये चीजें होगी तब कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हेन कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल, जब कंपटीशन रिड्यूस होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और कंपटीशन रिड्यूस कब होगा, जब रिसोर्सेज का पार्टीशन कर दिया जाए, माइक्रो हैबिटेट बना दिया जाए, डिफरेंट इकोलॉजिकल निक बना दिया जाए, या कॉम्पिटिटिव रिलीज का कॉन्सेप्ट आएगा, तभी ये चीज कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? तो आइए बच्चों अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले तो अपन इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। इसके एग्जांपल में आपके एक एग्जांपल दे रखा है बेटा कि वार्बलर की 5 स्पीसीज एक साथ सरवाइव कर रही है, विदाउट कंपटीशन सरवाइव कर रही है, इनका सर्वाइवल यानी इनका कोएग्जिस्टेंस। ठीक है ना, क्यों है, बिकॉज इनका डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न है। ये मैकार्थर का एक्सपेरिमेंट था। तो वार्बलर की 5 स्पीसीज, एक ट्री है और उस पर वार्बलर की 5 स्पीसीज है। ठीक है, पांचों का हैबिटेट सेम है, एक ट्री है ना, लेकिन वो सरवाइव कर रही है, उनमें कंपटीशन नहीं है क्योंकि उनका फोरेजिंग पैटर्न अलग है। यानी जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, ये लीफ हो गई इसकी, ये फ्लावर हो गया, ठीक है ना, और ये इसके फ्रूट हो गए, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये लीफ है, ये फ्लावर, ठीक है ना, ये रूट है, ये स्टेम है। अब एक बात देखो कि पूरा ट्री एक हैबिटेट था, ट्री एक हैबिटेट हो गया, ट्री एक हैबिटेट हो गया, ठीक बात। दूसरी बात कि हमने क्या किया कि ये जो वार्बलर है, इन्होंने क्या किया, इस हैबिटेट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया, लीफ, फ्लावर, सीड,
फ्रूट और कोई एक और मान लो स्टेम मान लो। तो अब क्या हो गया देखो, हैबिटेट डिवाइड इन माइक्रो हैबिटेट, और जब माइक्रो हैबिटेट बन जाता है, रिसोर्स पार्टीशन हो जाता है, तो कंपटीशन घट जाता है, और कंपटीशन घटेगा तो को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। देखो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? तो वार्बलर ने क्या किया, एक हैबिटेट को माइक्रो हैबिटेट में डिवाइड किया, डिफरेंट नीके बन गए। नीके क्या होता है? फंक्शन और रिसोर्स यूज करना, तो डिफरेंट नीके भी बन गया। इस एक्सपेरिमेंट में आप क्या क्या देख रहे हैं? आप एक देख रहे हैं कि इसमें एक तो माइक्रो हैबिटेट बन रहा है, एक डिफरेंट नीके बन रहा है। नीके क्या है? रिसोर्स यूज करने का और फंक्शनल जॉब। तो देखो कोई लीफ को खाने वाला है, कुछ वार्बलर लीफ को खा रहे हैं, कुछ फ्लावर को खा रहे हैं, कुछ सीड फ्रूट को खा रहे हैं, कुछ सीड को खा रहे हैं, कुछ स्टेम को खा रहे हैं। तो किसी का रिसोर्स एक नहीं है ना, डिफरेंट नीके हैं, ठीक है, पार्टीशन हो गया है इनके बीच में रिसोर्सेज का, है ना। तो जब चीजें होगी, इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि ये सब चीजें हुई है, और ये होगा तो कंपटीशन घटेगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो फिर सरवाइव करेंगे। इसीलिए वार्बलर की 5 स्पीशीज एक साथ रह रही है, क्योंकि उनका डिफरेंट फोरेजिंग पैटर्न है, और उन्होंने माइक्रो हैबिटेट बना लिए हैं, उनका डिफरेंट नीके हैं, समझ, उन्होंने रिसोर्सेज का पार्टीशन किया है, इसीलिए वो एक साथ रह रही है। तो ये को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल है। इज दैट क्लियर? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यहां पर इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया है, अगर होता तो आप पढ़ते। इवोल्यूशन वाले चैप्टर में था डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस ये बर्ड्स हैं, गैलापागोस आइलैंड में रहते हैं ये बर्ड्स, और इनकी 14 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? 14। बट इनमें कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, और ये कोएग्जिस्टेंस साथ में रहती है ये। तो डार्विन फिंचेस जो है, जो गैलापागोस आइलैंड में रहती है, उसकी जो 14 स्पीसीज, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है, वो साथ रहती है। क्यों? क्योंकि कोई फ्रूट ईटर है ना, कोई वुड खाने वाली है, कोई जो है कार्निवर्स का रोल कर रही है, मतलब सभी अलग अलग अपना रिसोर्स यूज कर रही है, सबने अपने माइक्रो हैबिटेट बना रखे हैं, सबके नीके अलग अलग हैं। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं। तो ये सब इनके बीच में होगा तो कंपटीशन घटेगा, और कंपटीशन घटेगा तो साथ में रहेगी। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये 2 एग्जांपल आपको इसमें दे दिए। बच्चों क्लियर हो? अब एक कॉन्सेप्ट जो है यहां पर एक और देता हूं मैं आपको इसी टॉपिक में, कॉम्पिटिटिव रिलीज नाम आया है। क्या नाम है? कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है बेटा? इसको ध्यान से समझिए, ये आपके एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है कि अगर कोई एक हैबिटेट में, ठीक है, 2 स्पीसीज रह रही है, एक इंफीरियर और एक सुपीरियर, 2 कॉम्पिटिटर स्पीसीज रह रही है, तो अगर एक ऐसी पॉपुलेशन जिसका जो बहुत कम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, जो इंफीरियर है, और उस एक हैबिटेट से अगर उसका सुपीरियर कॉम्पिटिटर हटा दिया जाए, तो वो जो इंफीरियर पॉपुलेशन है वो वहां पर एक्सपेंड कर जाएगी। दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। यानी कि अगर हम सुपीरियर कॉम्पिटिटर स्पीसीज कंपटीशन वाली स्पीसीज का एक्सपेरिमेंटल रिमूवल कर दिया, इसका वहां से एक्सपेरिमेंटल रिमूवल कर दिया फ्रॉम हैबिटेट, देन लेस डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी वहां पर। इस बात को समझिए कि अगर किसी हैबिटेट से सुपीरियर कॉम्पिटिटर को हटा दिया जाए तो जो वहां पर लेस डिस्ट्रीब्यूटेड इंफीरियर जो स्पीसीज थी वो वहां पर क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी। दैट इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं आपको समझ आया होगा ये चीज। यानी जो सुपीरियर कॉम्पिटिटर था वो इंफीरियर कॉम्पिटिटर के आर को इफेक्ट कर रहा था। आर क्या था? इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो अगर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया है तो जो वहाँ पे उस जियोग्राफिकल एरिया में जो लेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये भी आपको समझ आना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों में एक बात और आपको कहूँ कि ऐसा नहीं है, आप ध्यान रखना, ऐसा आप मत सोचना कि केवल सिमिलर स्पीसीज में ही कंपटीशन होता है या केवल सेम स्पीसीज ही सेम रिसोर्स को यूज करती है, ऐसा मत सोचना। ये एनसीईआरटी में बताया गया है। हो सकता है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन हो। यानी एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में बता देता हूँ, डिफरेंट species also shows competition for similar resources. For example, आप देखो साउथ अमेरिकन लेक्स जो हैं वहां पर विजिटर फ्लेमिंगो जो होते हैं वो भी जूप्लैंक्टन को खाते हैं, और वहां की जो रेजिडेंट फिशेज है वो भी जूप्लैंक्टन को खाती है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि डिफरेंट स्पीसीज भी सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकती है। जैसे कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कहीं ये सोच लेंगे कि भाई केवल सेम स्पीसीज ही सेम रिसोर्स को यूज करती है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट स्पीसीज भी सेम रिसोर्स को यूज कर सकती है। जैसे साउथ अमेरिकन लेक्स में जो विजिटर फ्लेमिंगोज होते हैं वो भी जूप्लैंक्टन्स को यूज करते हैं, और रेजिडेंट फिशेज, वहां की जो फिशेज है वो भी जूप्लैंक्टन को यूज करती हैं। तो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी सेम स्पीसीज के लिए सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता दूं कि क्या लिमिटिंग रिसोर्स होना कंपटीशन है? नहीं, केवल लिमिटिंग रिसोर्स होना कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए भी हो सकता है। समझ आ रही है बात? क्योंकि कई बार दो स्पीसीज, रिसोर्स अनलिमिटेड है लेकिन फिर भी अगर दो स्पीसीज कई बार एक जगह पर होती है तो एक स्पीसीज क्या करती है, इनहिबिटरी एक्शन डालती है दूसरी स्पीसीज पर, तो फिर दूसरी स्पीसीज क्या करती है, रिसोर्स होने के बाद भी उनको यूज नहीं कर पाती है। तो रिसोर्स अनलिमिटेड है फिर भी क्या होगा बताओ, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है और जो इंफीरियर है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि सुपीरियर स्पीसीज इनहिबिटर इफेक्ट डाल देती है। तो रिसोर्स लिमिटेड होना कोई कंपटीशन नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी कंपटीशन हो सकता है। तो ये भी एनसीईआरटी का एक लाइन है, तो इसका जवाब भी आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। आज पूरे लेक्चर में मैंने केवल कंपटीशन आपको पढ़ाया है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अच्छे से रीड करिएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।